बार सफलता मिल जाए तो अगली सफलता और आसानी से मिल जाती है। साल 2004 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में अनिल अंबानी ने ये बात कही थी। बेशक तब वह उस रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहे थे जिसकी नींव उनके पिता धीरूभाई अंबानी ने रखी थी और उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी का साथ उन्हें हासिल था। लेकिन अगले कुछ महीनों में घटनाक्रम तेजी से बदला और दोनों भाई परिवार के बिजनेस को दो हिस्सों में बांटने तक जा पहुँचे। अनिल को वो मिला जो वो चाहते थे या जो उनके व्यक्तित्व में झलकता था, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज और एनर्जी, नए दौर के नए कारोबार। हालांकि रिलायंस समूह का मुख्य कारोबार पेट्रोकेमिकल्स था, लेकिन तब आत्मविश्वास से लबरेज और दौड़ने के शौकीन अनिल को नए जमाने के इन कारोबार में तरक्की की अधिक संभावनाएं दिखी। भारत टेलीकॉम क्रांति के मुहाने पर खड़ा था और एनर्जी, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए अपने दरवाजे विदेशी निवेश के लिए खोल रहा था। ऐसे में अनिल अंबानी ने साल 2006 में अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप अगैर की स्थापना की। कई विश्लेषक भी अनिल के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप पर दांव लगा रहे थे। साल 2008 में उन्होंने रिलायंस पावर का आईपीओ लॉन्च किया। ये भारतीय शेयर बाजार के लिए एक ऐतिहासिक पल था क्योंकि कुछ ही मिनटों में आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया था। जितने शेयर ऑफर किए गए थे उससे तकरीबन 69 गुना शेयरों के लिए बोलियां लगाई गई थी। ये उस समय भारत का सबसे बड़ा आईपीओ था। 2008 में फोर्ब्स मैगजीन के एक सर्वे में अनिल अंबानी 42 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के छठे सबसे अमीर शख्स थे। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के भारतन से एमबीए अनिल अंबानी ने पावर की कंपनी तो बना ली, लेकिन बड़े भाई मुकेश अंबानी के साथ उनके झगड़े खत्म नहीं हुए और ये झगड़े इस कारोबार के आड़े आए। अनिल अंबानी ने दादरी गैस प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इसके लिए कृष्णा गोदावरी बेसिन केजीडी 6 से सस्ती दरों पर गैस मिलनी थी। केजीडी 6 का मालिकाना हक मुकेश अंबानी के पास था। उन्होंने सस्ते रेट पर गैस देने से इनकार कर दिया। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों भाई अनिल और मुकेश परिवार के समझौते को नए सिरे से तय करें। इसके साथ ही कोर्ट ने गैस की कीमत तय करने का अधिकार सरकार को दे दिया। नए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार गैस की कीमत $4.2 प्रति MMBTU मिलियन मैट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट तय की गई, जबकि 2005 में दोनों भाइयों ने 17 साल तक के लिए $2.34 प्रति MMBTU की कीमत तय की थी। इसके अलावा अनिल अंबानी ने दक्षिण अफ्रीका की टेलीकॉम कंपनी MTN से करार करने की कोशिश की, लेकिन ये डील भी परवान नहीं चढ़ पाई। टेलीकॉम में विस्तार की भरपूर संभावनाएं थी, लेकिन उसमें भारी निवेश की भी उतनी ही जरूरत थी। ऐसा लगने लगा था कि अनिल अंबानी के दांव उल्टे पड़ते जा रहे हैं। अनिल ऐसे प्रोजेक्ट्स में कूद पड़ते थे जिनमें हजारों करोड़ रुपए की जरूरत होती थी। वो विदेशों में कंपनियों की खरीद और अपने साम्राज्य के विस्तार पर खुलकर खर्च कर रहे थे। और फिर 2008 में अमेरिका में लेहमैन ब्रदर्स के पतन के साथ ही पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी ने अपनी चपेट में ले लिया। अनिल अंबानी भी इससे अछूते नहीं रहे। लेहमैन ब्रदर्स मामले के बाद भारत में भी बैंकिंग सेक्टर के लिए नियम कड़े कर दिए गए। उद्योगपतियों को भी कर्ज मिलने में मुश्किलें होने लगी थी। अनिल अंबानी अपना कारोबार फैला रहे थे और उन्हें पूंजी की जरूरत थी, लेकिन अब उनके पास इसकी सख्त कमी थी। 2G स्पेक्ट्रम के कथित घोटाले में साल 2011 में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने अनिल अंबानी से पूछताछ भी की। जैसे ही अनिल ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप RADAG के चेयरमैन का पद संभाला, उनकी भव्य और चमक धमक वाली कार्यशैली साफ नजर आने लगी। अनिल अंबानी अक्सर मीडिया में खूब चर्चा में रहते थे। अनिल अंबानी अपने टेलीकॉम कारोबार से जुड़ी छोटी मोटी घोषणाओं के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते थे। वो अपने अधिकारियों से इसका विस्तार से प्रेजेंटेशन दिलवाते। एक घटना को याद करते हुए वो बताते हैं, दिल्ली स्थित संचार भवन में उनका काफी आना जाना रहता था। वो कभी कभी संचार भवन के पीछे समाचार एजेंसी UNI की कैंटीन में पहुंच जाते और वहां पत्रकारों से भी मिलते। उनकी अमिताभ बच्चन समेत बॉलीवुड के कई सितारों से नजदीकियां रहीं और समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह के साथ भी उन्हें अक्सर देखा जाता था। अनिल का बॉलीवुड से लगाव पुराना था। उन्होंने मशहूर अभिनेत्री टीना मुनीम से 1991 में शादी की थी।
अपना कारोबार बढ़ाते हुए अनिल अंबानी ने मनोरंजन के क्षेत्र में भी कदम रखे। उन्होंने फिल्मकार स्टीवन स्पीलबर्ग के ड्रीम वर्क्स स्टूडियो के साथ साझेदारी करके फिल्में बनाई। उन्होंने मल्टीप्लेक्स चेन एडलेट्स खरीदी और 2008 तक भारत और विदेश में 700 स्क्रीन के साथ सबसे बड़े मल्टीप्लेक्स मालिक बन गए। साल 2002 में जब रिलायंस इंफोकॉम की शुरुआत हुई थी तो इसने CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस तकनीक को चुना। दावा किया जा रहा था कि यह एक उभरती हुई तकनीक है और प्रतिस्पर्धी ऑपरेटरों जैसे एयरटेल और हचिसन की GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल तकनीक से बेहतर है, लेकिन CDMA सिर्फ 2G और 3G तक ही सीमित थी। जब भारत में 4G और बाद में 5G सेवाएं लॉन्च हुई तो आरकॉम बुरी तरह पिछड़ने लगी। हालात ये हो गए कि कंपनी ने टेलीकॉम के धंधे से हाथ झाड़ने में ही भलाई समझी। अनिल अंबानी ने सितंबर 2018 को रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयरधारकों की सालाना बैठक में ऐलान किया, हमने तय किया है कि हम इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अनिल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अनिल ने अपनी टेलीकॉम संपत्तियों को बड़े भाई मुकेश की रिलायंस जियो को 18,000 करोड़ रुपए में बेचने का समझौता कर लिया था, लेकिन यह सौदा तब टूट गया जब दूरसंचार विभाग ने जोर दिया कि जियो को रिलायंस कम्युनिकेशंस का बकाया भी भरना होगा, जिसे जियो ने मानने से इनकार कर दिया। अनिल अंबानी ने साल 2015 में पिपावाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग को 2082 करोड़ रुपए में खरीदा। उनका इरादा डिफेंस सेक्टर में कदम रखने का था, लेकिन यहाँ भी विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। विपक्षी दल कांग्रेस ने अनिल अंबानी पर रफाल लड़ाकू विमान ऑफसेट सौदे में अनुचित लाभ उठाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने 7 मार्च 2019 को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए मिल सके, इसीलिए रफाल डील में देरी की गई। हमारी यूपीए सरकार की डील के अनुसार सौदा होता तो अब तक रफाल विमान भारत में होता। सवाल ये है कि किस तरह अनिल अंबानी की कंपनियां व्यापारिक मंदी का शिकार हुई या मिसमैनेजमेंट से उनका ये हश्र हुआ। अनिल अंबानी अपने कारोबार पर फोकस नहीं कर पाए। वो एक धंधे में विफल रहे तो दूसरे कारोबार का रुख कर लेते। बेशक उन्होंने हर उस कारोबार में कदम रखा जो मुनाफे का सौदा हो सकता था, लेकिन धंधा चलाने के लिए पर्याप्त कैश चाहिए जो उनके पास नहीं था। कभी दुनिया के छठे सबसे अमीर शख्स रहे अनिल अंबानी के खिलाफ अब लोन धोखाधड़ी से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक के मामले चल रहे हैं। साल 2020 में चीन के बैंकों के कर्ज से जुड़े विवाद पर इंग्लैंड के हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान अनिल अंबानी ने माना था कि वे दिवालिया हैं और कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं। अनिल के वकील ने अपनी दलील में कहा था, अनिल अंबानी की नेटवर्थ 0 है, वे दिवालिया हैं, इसलिए बकाया नहीं चुका सकते। परिवार के लोग भी उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। इधर अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़े कथित 17,000 करोड़ रुपए की लोन धोखाधड़ी की जांच चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल अंबानी से पूछताछ भी की है। इससे उनकी ग्रुप कंपनियों के शेयरधारकों को तो झटका लगा ही है, अनिल की खुद की बची खुची हिस्सेदारी की कीमत भी सखाचक हो रही है। पिछले एक महीने में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में 28% की गिरावट आई है, जबकि रिलायंस पावर के शेयर पिछले 5-6 कारोबारी सत्रों में तकरीबन 20% टूट गए हैं। ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे।